नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। राम मंदिर चंदा और चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि मामला गंभीर है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री शिव कुमार डहरिया ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्टों में ट्रस्ट के प्रशासन, वित्तीय पारदर्शिता और चढ़ावे के लेखा जोखा को लेकर कई सवाल उठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी रसीदों, नगद चढ़ावे और बड़े आयोजनों के खर्च की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि शीर्ष पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। डहरिया ने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए तथा यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ समान रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए। जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री राम मंदिर में चंदा चोरी के संबंध में पूरे देश में बहुत रोष है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र होते हैं, वहां पे जो चढ़ावा होता है वो भगवान का होता है, लेकिन उसमें भी लूट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ट्रस्ट की स्थापना आदरणीय अमित शाह जी के निर्देश पर मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। तो यहाँ जो चोरी हो रही है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी और आरएसएस के जो लोग हैं लगभग उनके निर्देश पर ही हो रहा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में इस तरह की जो लूट हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और देश में अराजकता का माहौल है। संविधान को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, इससे स्पष्ट है कि आज देश में प्रजातंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मंदिरों पर भी और धर्म पर भी पहरा लगा के रखी हुई है और धर्म के नाम पे राजनीति करने का इनका पुराना इतिहास रहा है। और आरएसएस को तो जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने प्रतिबंध लगाया था और आज जो चंपत राय जी हैं आरएसएस के प्रमुख थे, उनको ट्रस्टी महासचिव बनाया गया था। अभी जो महासचिव जो कृष्ण मोहन जी को बनाया गया है वो भी आरएसएस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से देश के मंदिरों पे लूट करवा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बिलासपुर के ऐतिहासिक मल्हार ताम्रपत्र को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा ताम्रपत्र की भाषा को लेकर दी गई जानकारी पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। विधानसभा में विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में मल्हार के ताम्रपत्रों को ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखा बताया था, जबकि विभाग ने सदन में इसे संस्कृत भाषा बताया। इस विरोधाभास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने नाराजगी जताई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। घिरते हुए नजर आए विभाग के बाद पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब जांच रिपोर्टों पर सभी की नजरें टिकी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल ज्ञान भारतम अभियान के दायरे में पूछा था। उसमें मेरा मंत्री जी से एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि क्या ताम्रपत्र भी इसके दायरे में आता है या सिर्फ पांडुलिपि से ये संबंधित है? राजेश जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ताम्रपत्र पांडुलिपि की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन मल्हार का जो ताम्रपत्र है, जो सबसे पहले
1987 में जुनवानी में कृषकों को प्राप्त हुआ था, जो कि डॉक्टर अहमद हसन खान ने इसे कृषकों से प्राप्त कर 18 जनवरी 88 को मल्हार निवासी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री रघुनंदन प्रसाद पांडे को दिया। उस समय ये पांडुलिपि की श्रेणी में नहीं आया था, लेकिन बाद में अभी इसको केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसको पांडुलिपि की श्रेणी में लिया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसकी चर्चा की। मेरा वही अगला सवाल था आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपके जवाब में आया है कि 2005 में इसको प्रकाशित किया गया, 1987 में इसकी खोज हुई और ये ब्राह्मी और भाषा संस्कृत में है। ये आपके विभाग के जवाब में आया है। लेकिन जैसा कि आपने उल्लेख किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये कहा कि ये ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में इसकी खोज हुई एवं ये ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। आप जवाब दे रहे हैं कि ये 87 में खोजी गई और ये संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में है। और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसमें ब्राह्मी और पाली भाषा है, आप जवाब में दे रहे हैं कि ब्राह्मी और संस्कृत भाषा है। तो विभाग गलत कह रहा है या वहां पर गलत जानकारी दी गई, इसका जिम्मेदार कौन है? यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या जो उन्होंने कहा है विभाग उससे अलग कैसे जानकारी दे रहा है? बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवा गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत एक युवक ने अपने 65 वर्षीय लकवाग्रस्त पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी मां की हत्या करने के इरादे से बहन के घर पहुंच गया, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान रिखी राम सूर्यवंशी, पिता गंगा राम सूर्यवंशी, निवासी ग्राम नवा गांव, थाना रतनपुर के रूप में हुई है। वहीं आरोपी उनका पुत्र शिवचरण सूर्यवंशी है। में एक हत्या का मामला आया है। मृतक रिखी राम सूर्यवंशी जो कि 65 वर्षीय थे और घर में ही वो बेड रेस्ट में थे, लकवाग्रसित थे। उनका पुत्र शिवचरण सूर्यवंशी जो कि रात्रि करीब 11 बजे के आसपास शराब पीकर घर आए और घर आने पर जब उसके पिताजी ने आपत्ति दर्ज की लेट में आने से और शराब पी के मतप्रता की स्थिति में आने थे, जिस पर वो जो है अपना आपा खोकर उसको डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर घटनास्थल रात को ही सुरक्षित कर लिया गया था। अभी एफएसएल टीम के साथ अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। मंत्री ओपी चौधरी ने विपक्ष की एकजुटता और मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खुद नेता प्रतिपक्ष ही भाषण की शुरुआत कर रहे हों। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है नेता प्रतिपक्ष सदन में अपना विश्वास खो चुके हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। फील्डिंग जरूर उन्होंने सजाया, मगर चौका छक्का हम लोग मारेंगे। इन्होंने विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, जिसमें 2.5 साल में जितने अच्छे काम हुए हैं उसको सामने रखने का, और इन्होंने 5 साल में जो कारस्तानियाँ की थी उनको सामने रखने का एक बड़ा अवसर हमें प्रदान किया है। इन्होंने जनता का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। इनको किसी पर भरोसा नहीं, न इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, न इनको ईवीएम पर भरोसा है, न इनको किसी संस्थान पर भरोसा है और न ही इनको जनता पर भरोसा है। जनता के विश्वास को खोने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुँह गिरेगा और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसी की एक झलक फिर से आज विधानसभा में उसी के परिणामों को हम सामने रख पाएंगे। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश ने जहां एक और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए यह बारिश खुशी की सौगात बन गई। बसंत विहार चौक पर जलभराव के बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
भारी बारिश के बाद बसंत विहार चौक की सड़क पर इतना पानी भर गया कि वह किसी अस्थायी स्विमिंग पूल जैसी नजर आने लगी। सड़क पर जमा पानी में बच्चों ने जमकर मस्ती की। कोई पानी में छलांग लगाता दिखा तो कोई तैरने और उछल कूद का आनंद लेते नजर आया। बच्चों की यह बारिश वाली मस्ती वहां मौजूद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। कई लोगों ने इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया। हालांकि बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी, लेकिन यह जल भराव इलाके की बदहाल जल निकासी व्यवस्था की भी कहानी बयां कर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में यहाँ यही हाल हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग करते हुए बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था बनाने की अपील की है। बिलासपुर में गुरुवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। लगातार बारिश के चलते सड़कें नदी में तब्दील हो गई, गली मोहल्ले जलमग्न हो गए और कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि संभाग आयुक्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के सरकारी आवास भी जल भराव की चपेट में आ गए। पहली ही तेज बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था और नगर निगम के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में हुई भारी बारिश के बाद शहर के अधिकांश मुख्य मार्ग, कॉलोनियां और बाजार पानी से भर गए। तिफरा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रहा, जहां सब्जी मंडी, मुख्य मार्ग, बस स्टैंड, महाराणा प्रताप चौक और जेपी वर्मा कॉलेज के आसपास भारी जल भराव दिखने को मिला। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और नया बस स्टैंड से लेकर राजीव गांधी चौक तक लंबा जाम लग गया। कई स्थानों पर पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी, लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। सड़क की बदहाल निकासी व्यवस्था की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। ये सीधा सीधा नगर निगम प्रशासन की फेलियर है, उनकी विफलता है। अब बरसात पूर्व किसी प्रकार की कोई तैयारी हमको देखने को नहीं मिला। किसी नदी नालों में सफाई, पानी निकासी की उचित व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। और आज पहली बारिश में, बारिश तो इससे भी पहले हुई, लेकिन ये मूसलाधार बारिश जो 24 घंटे तक लगातार हो रही है, ये पहली बारिश है जिसके कारण शहर पूरी तरह से लबालब हो गया है। स्मार्ट सिटी कहने वाले इस बिलासपुर शहर को, जिसको स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहाँ पर जहाँ देखें हम कमर कमर जितना पानी, स्कूलों में पानी, सड़कों में पानी, घरों में पानी, लोग जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, उनका जीना दुश्वार हो गया है। और नगर निगम के जो अधिकारी उनसे बात करने पर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी छुट्टी पर है, कर्मचारी नहीं आए हैं, साधन संसाधन नहीं है, गाड़ियां नहीं है। आज पहली बारिश में बिलासपुर में पूरा बिलासपुर जिला, पूरा बिलासपुर नगरीय क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र आज जलमग्न हो गया है। कई जगहों पे घरों में पानी आ गया है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। 1060 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी में पैसा खर्चा हुआ है। लगभग 4 करोड़ रुपए प्रति माह यहाँ सफाई व्यवस्था में नगर निगम खर्च कर रहा है। आखिर कौन सी सफाई व्यवस्था है? आज सारे नाले, नदी नालों के जो बने हुए हैं सब जाम हो चुके हैं। ये निगम प्रशासन असफल है, इनको जवाबदारी लेनी पड़ेगी। और अगर जवाबदारी नहीं लेके अगर अच्छा व्यवस्थित काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगी। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम की ये सबसे बड़ी लापरवाही, अविश्वसनीयता, और लगता है कि नगर निगम संघर्ष कर रहा है आपस में। नगर निगम के जो लोग हैं आपस में संघर्ष कर रहे हैं। व्यवस्था बनाने की जगह ये नगर निगम एक चारागाह बन गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें और अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान महतारी वंदन योजना को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। योजना से 1.55 लाख महिलाओं के नाम हटने और लाभार्थियों की संख्या 70.09 लाख से घटकर 68.54 लाख होने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि मृत्यु,
ई-केवाईसी नहीं कराने, आयकर दाता बनने और अपात्र पाए जाने जैसी वजहों से नाम हटाए गए हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन में वॉकआउट कर दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने महिलाओं से किए वादों को पूरा नहीं किया और बिना पर्याप्त जानकारी व पारदर्शिता के बड़ी संख्या में हितग्राहियों के नाम योजना से हटाए जाने का आरोप सदन पर रखा। मंत्री जी का जो उत्तर है वो गलत जवाब इस विधानसभा में दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने उत्तर दिया कि मार्च 2024 में वो लगभग 70 लाख के आसपास महिलाओं को प्रथम किस्त दिए और आज के दिन में 68 लाख हैं, तो लगभग दोनों का जो अंतर है वो 1,55,000 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली फिगर 1,55,000 के आसपास है। और मैंने पूछा कि भाई आपने अपात्र कितने लोगों को किया है इस बीच में, तो उन्होंने कहा 54,000 लोगों को अपात्र किया है। तो मेरा प्रश्न था कि 1 लाख जो आप लोग जिसको दे नहीं रहे हो वो कौन लोग हैं? तो वो कभी बोलते थे कि मृत हो गए इतने लोग, कभी बोलते थे इनका केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी में कितना परसेंट पेंडिंग है, तो बोले 0.25%। फिर उन्होंने कहा कि 2%, तो 0.25% में 17,000 हुए, तो बाकी कहाँ हैं? और 2% में तो 1,40,000 पहुँच जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो उनका जवाब बिल्कुल असंतोषजनक था। कहीं पे भी उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, ना तैयारी थी। और मैं तो कहूँगा कि उनके अधिकारियों पे कार्रवाई उनको करनी चाहिए कि इस तरह के जवाब वो माननीय मंत्री जी से दिवा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मार्च 2024 के बाद महतारी वंदन का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है और बहुत सारी विवाहित महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से भी विवाहित हुई हैं। कम से कम इन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन महतारी वंदन में ओपन करना चाहिए, यही मेरा प्रश्न था। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल को लेकर उठ रहे सवालों और लगातार बढ़ते विवादों के बीच शुक्रवार को जिला प्रशासन, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल और अपोलो प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और आयुष्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेता विजय किशरवानी ने बताया कि बैठक में मरीजों को बेहतर इलाज, आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की उपलब्धता और गरीब मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। कांग्रेस ने मांग रखी कि आयुष्मान भारत और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ अपोलो अस्पताल में प्रभावी रूप से लागू किया जाए। बैठक में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों, विशेषकर कैंसर, किडनी और फेफड़ों के मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का लाभ देने पर भी चर्चा हुई। वहीं हाल ही में सामने आए लापरवाही के मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की बात भी कही गई। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जिला प्रशासन के आश्वासन पर भरोसा जताया गया है, लेकिन यदि तय मांगों पर जल्द अमल नहीं हुआ तो अपोलो प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जिला प्रशासन के पहल पर मध्यस्थता में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, अपोलो जो डिपार्टमेंट का प्रबंधन है, सीओ, वो सब आज कलेक्टर के चेंबर में एक बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की, अपोलो की व्यवस्थाओं को, कि मरीज को क्या बेहतर सुविधा अपोलो प्रबंधन दे सकता है, उस विषय में विस्तार से चर्चा हुई है। चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे कोई क्रिटिकल पोजीशन में मरीज भर्ती हो, उसको अगर एम्बुलेंस तक सुविधा देनी हो, उसका भी प्रावधान डॉक्टर अपोलो प्रबंधन करेगा। और साथ साथ गरीब मरीजों को आयुष्मान कार्ड राज्य सरकार ने लागू किया है, तो अपोलो प्रबंधन को भी राज्य सरकार के नियम कायदे के अनुसार, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या खूबचंद बघेल जो योजना स्वास्थ्य विभाग की चल रही है, उसको भी लागू करने की बात आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है। अपोलो की तरफ से जरूर ये बात आई है, जिला प्रशासन की तरफ से ये बात आई है कि पहला प्रयास जो क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हैं, चाहे वो कैंसर के हों, कैंसर में तो उन्होंने चालू किया है, किडनी के हों, हार्ट के हों, लंग्स के हों, उन पर आयुष्मान कार्ड पहले स्टेज में चालू कराने की बात जिला प्रशासन से प्रतिनिधिमंडल ने और अपोलो प्रबंधन से कहा है। और शीघ्र ही यदि इसके ऊपर, क्योंकि अपोलो प्रबंधन आज से इस विषय पर अपने
हेड ऑफिस प्रबंधन से चर्चा करेगा, क्योंकि हम जिला प्रशासन की मध्यस्थता में भरोसा करके, जिला प्रशासन के संज्ञान में लाके, पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाके और अपोलो की कारगुजारियों को और अपोलो की गिरती हुई साख जो है और मरीजों को जो व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसको लेकर हम सब सजग हैं। बिलासपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल संचालन पर भी दिखाई देने लग गया है। रेलवे स्टेशन, यार्ड और मुख्य ट्रैक पर जल भराव होने से कई ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग और संचालन में बदलाव किया गया है। भारी बारिश के चलते बिलासपुर रेलवे स्टेशन और आसपास के ट्रैक पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली ट्रेनों की पायदान तक पानी पहुंच रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने प्रभावित रूटों पर ट्रेनों की गति कम कर दी है। जल भराव के कारण 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को बीच मार्ग से ही समाप्त या प्रारंभ किया गया है। रेलवे की टीमें लगातार पंपों के माध्यम से पानी निकालने में जुटी हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले हेल्पलाइन 139 पर ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। दुर्ग जिले की निकुंम धान उपार्जन समिति में धान खरीदी में अनियमितता का मामला एक बार फिर सामने आया है। भौतिक सत्यापन के दौरान धान की कमी पाए जाने के बाद अंडा थाना पुलिस ने तत्कालीन समिति प्रबंधक, प्राधिकृत अध्यक्ष समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले भी इसी समिति में हजारों क्विंटल धान की कमी का मामला सामने आ चुका है, जिससे पूरे मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। निकुंम धान उपार्जन समिति के भौतिक सत्यापन में करीब 116 क्विंटल धान की कमी पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर अंडा थाना पुलिस ने तत्कालीन समिति प्रबंधक घनश्याम बेलचंदन, भाजपा नेता एवं समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष भैयालाल साहू सहित अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी समिति में करीब 3400 बोरी धान की कमी का मामला सामने आया था। उस समय कथित तौर पर कमी की भरपाई कर मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा धान की कमी उजागर होने और एफआईआर दर्ज होने से समिति की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जो धान खरीदी समिति है उस पे अंडा थाना के अंतर्गत एक शिकायत पत्र सरकारी विभाग द्वारा सौंपा गया है। इसमें यह बताया गया कि जो धान खरीदी सेंटर है उसमें कुछ धान गायब हैं। निरीक्षण करने पर धान की कमी पाई गई है। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। संबंधित आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जल भराव से परेशान धूमाधाम ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। रिमझिम बारिश के बीच सैकड़ों ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। पुल और ड्रेनेज नहीं होने से हर साल गांव में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। इस बार लगातार बारिश के चलते करीब 150 से अधिक घर जलमग्न हो गए हैं। कई परिवारों का सामान खराब हो गया है, जबकि बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलों को भी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में सड़क पर बैठे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा, राहत सामग्री और स्थायी पुल निर्माण की मांग की। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समस्या के समाधान और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद हालात सामान्य करने की कोशिश शुरू की गई। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित संजय नगर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। शुक्रवार रात बैटरी कारोबारी सैयद शाहिद उर्फ सज्जू का शव घर में फंदे से लटका मिला, जबकि उनकी पत्नी राबिया, बेटा इरशाद और 2 बेटियों शाहिदा व इरशाबा की शव जमीन पर पड़े थे। मृतकों के मुंह से झाग निकलने और कमरे से खाने पीने का सामान व कीटनाशक का डिब्बा मिलने के बाद पुलिस को आशंका है कि शाहिद ने पहले परिवार को जहर देकर मार डाला और फिर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब मिली जब घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें थाना टिकरापारा क्षेत्र में टोटल 5 एक ही परिवार के सदस्यों ने सुसाइड किया है, जिसमें कि अभी तक की जो प्रारंभिक जांच जो हो रही है उसमें ये समझ आ रहा है 4
जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने जहर का सेवन किया होगा। अभी पीएम रिपोर्ट आएगी तो और डिटेल निकल के आएगा। और एक जो साजिद अली वो उसने सुसाइड किया हैंगिंग से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना करीब थर्सडे और फ्राइडे की रात की समझ आ रही है। और आगे फिर मौके पर से जितने डिजिटल एविडेंसेस है और डॉक्यूमेंटेशंस है वो सब अभी एफएसएल की टीम मौके पर है, वो जब्त कर रहे हैं और हर पहलू पे इसकी जांच की जाएगी, जिससे कि जो मुख्य कारण रहा होगा वो बाहर निकल के आएगा। नहीं, अभी सुसाइड नोट वगैरह तो प्रारंभिक उस पर नहीं मिला है और अभी एफएसएल की टीम सभी चीज़ों की तलाश कर रही है और जितने वहाँ पे खाना बना है या जो भी बर्तन नहीं धुला है वो सब चीज़ों की जांच हो रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।